किसान भाइयों, आज का यह वीडियो हमारे चैनल के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे गहरा और शायद सबसे ज्यादा आंखें खोलने वाला वीडियो होने वाला है। आज हम खेती की किसी तकनीक, किसी मशीन या किसी खाद के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस बीज के बारे में जो खेती की शुरुआत है और शायद खेती का अंत भी। जरा एक पल के लिए सोचिए, आज से 50 या 100 साल पहले हमारे बुजुर्ग खेती कैसे करते थे। उनके पास कोई लैब नहीं थी, कोई वैज्ञानिक नहीं थे, फिर भी उनके कोठले अनाज से भरे रहते थे। वे अपने खेत की सबसे अच्छी बालियों को चुनते थे, उन्हें सहेज कर रखते थे और अगले साल उसी बीज से दोबारा सोना उगाते थे। बीज पर किसान का अधिकार था, बीज किसान की संपत्ति थी। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। आज जब आप बाजार जाते हैं तो आपको रंग बिरंगे पैकेट मिलते हैं, उन पर अंग्रेजी में कुछ नाम लिखे होते हैं और दुकानदार आपको कहता है कि यह जादुई बीज है, इसे ले जाओ, यह तुम्हारी किस्मत बदल देगा। हम बात कर रहे हैं जीएम सीड्स यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों के बारे में। आपने बीटी कॉटन का नाम सुना होगा, आपने जीएम सरसों की चर्चा सुनी होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन बीजों के अंदर असल में क्या है? क्या आप जानते हैं कि विज्ञान ने प्रकृति के साथ क्या छेड़छाड़ की है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह छेड़छाड़ हमारे और आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित है, या फिर हम अनजाने में अपनी ही मिट्टी और अपनी ही सेहत के साथ एक बहुत बड़ा जुआ खेल रहे हैं? अगले कुछ मिनट में हम आपको एक ऐसे सफर पर ले जाएंगे जहां विज्ञान भी है, राजनीति भी है और व्यापार भी है। हम बीटी कॉटन के इतिहास को खंगालेंगे, हम जीएम सरसों के विवाद को समझेंगे और हम उस काले सच से भी पर्दा उठाएंगे जो बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां आपसे छिपाना चाहती हैं। तो चलिए खेती के सबसे बड़े रहस्य को सुलझाने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बहुत ही सरल और देसी भाषा में यह समझना जरूरी है कि आखिर यह जीएम यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड बला है क्या। किसान भाइयों, इस सृष्टि में हर जीव, चाहे वह पौधा हो, जानवर हो या इंसान हो, उसके शरीर के अंदर एक बहुत ही सूक्ष्म नक्शा होता है। इसे विज्ञान की भाषा में डीएनए कहते हैं। यह डीएनए ही तय करता है कि नीम का पेड़ कड़वा होगा और आम का पेड़ मीठा होगा। यह डीएनए तय करता है कि मछली पानी में सांस लेगी और इंसान हवा में। कुदरत ने हर जीव के बीच एक दीवार बना रखी है। एक प्रजाति दूसरी प्रजाति से मिलन नहीं कर सकती। एक टमाटर का पौधा कभी मछली के साथ संबंध नहीं बना सकता। लेकिन पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिकों ने कुदरत की इस दीवार को तोड़ दिया है। जीएम तकनीक का मतलब है प्रयोगशाला के अंदर जबरदस्ती एक जीव के गुण को निकालकर दूसरे जीव में डाल देना। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए वैज्ञानिकों ने देखा कि एक ठंडा देश है जहां बर्फ गिरती है, वहां एक मछली पाई जाती है जो बर्फ के पानी में भी जिंदा रहती है। वैज्ञानिकों ने उस मछली के शरीर से वह जीन निकाला जो उसे ठंड से बचाता है और उस जीन को एक टमाटर के बीज में डाल दिया। अब जो नया टमाटर पैदा हुआ वह बाहर से तो टमाटर जैसा दिखता है, लेकिन उसके अंदर मछली का गुण है। वह ठंड में खराब नहीं होता। इसे कहते हैं जीएम बीज, यानी ऐसा बीज जो भगवान ने नहीं, इंसान ने लैब में बनाया है। अब सवाल यह आता है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या हमारी पारंपरिक खेती में कोई कमी थी? इसके पीछे की कहानी शुरू होती है कीड़ों और बीमारियों से। किसान की सबसे बड़ी दुश्मन सुंडी और इल्ली रही है। सालों से किसान अपनी फसल को बचाने के लिए जहर छिड़कता आया है। इसी समस्या का हल निकालने के लिए वैज्ञानिकों ने बीटी तकनीक खोजी। भारत में जीएम बीजों का प्रवेश द्वार कपास यानी नरमा की फसल से खुला। आपको याद होगा सन 2000 और 2002 का वह दौर। उस समय भारत के कपास किसानों की हालत बहुत खराब थी। अमेरिकन सुंडी, जिसे हम अमेरिकन बॉलवर्म कहते हैं, वह पूरी की पूरी फसल को बर्बाद कर देती थी। किसान बाजार से महंगा कीटनाशक लाता था, स्प्रे करता था, लेकिन सुंडी नहीं मरती थी। किसान कर्ज में डूब रहे थे, आत्महत्याएं बढ़ रही थीं। तभी एंट्री होती है एक विदेशी तकनीक की जिसका नाम था बीटी कॉटन। अब यह बीटी क्या है, इसे बहुत ध्यान से समझिए। बीटी एक बैक्टीरिया है जिसका पूरा नाम है बैसिलस thuringiensis। यह बैक्टीरिया मिट्टी में पाया जाता है। कुदरत ने इस बैक्टीरिया को एक खास ताकत दी है।
यह अपने शरीर में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन बनाता है जो कि एक जहर है, लेकिन यह जहर इंसान या जानवर के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ सुंडी और इल्ली के लिए जानलेवा है। वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर हम इस बैक्टीरिया का यह जहर बनाने वाला जीन निकाल लें और उसे कपास के पौधे के अंदर डाल दें तो क्या होगा। उन्होंने ऐसा ही किया और नतीजा यह हुआ कि कपास का पौधा खुद जहर की फैक्ट्री बन गया। पहले हम ऊपर से जहर छिड़कते थे, अब जहर पौधे के हर पत्ते, हर फूल, हर टिंडे और हर रेशे में मौजूद था। जैसे ही खेत में सुंडी आती और कपास का एक छोटा सा पत्ता भी खाती तो वह जहर उसके पेट में चला जाता। सुंडी का पेट फट जाता और वह तड़प कर मर जाती। शुरुआत में यह किसी चमत्कार जैसा लगा। 2002 के बाद जब किसानों ने बीटी कॉटन लगाना शुरू किया तो पैदावार एकदम से बढ़ गई। दवाइयों का खर्चा लगभग खत्म हो गया। भारत देखते ही देखते दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश बन गया। किसानों को लगा कि उन्हें अलादीन का चिराग मिल गया है। बीज कंपनियां मालामाल हो गईं और किसान भी खुश थे। लेकिन किसान भाइयों, हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है और यही वह जगह है जहां कहानी में एक डरावना मोड़ आता है। प्रकृति को आप कभी भी पूरी तरह नहीं हरा सकते। जीव विज्ञान का एक नियम है अनुकूलन, यानी ढल जाना। जब हम किसी कीड़े को मारने के लिए एक ही हथियार बार बार इस्तेमाल करते हैं तो वह कीड़ा उस हथियार के खिलाफ अपनी ढाल बना लेता है। बीटी कॉटन के साथ भी यही हुआ। शुरुआत के 5 से 10 साल तो बहुत अच्छे निकले, लेकिन फिर खबर आने लगी कि बीटी कॉटन पर भी सुंडी का हमला हो रहा है। अमेरिकन सुंडी तो गायब हो गई, लेकिन उसकी जगह एक नई और ज्यादा खतरनाक दुश्मन ने ले ली, गुलाबी सुंडी यानी पिंक बॉल वर्म। आज स्थिति यह है कि गुलाबी सुंडी बीटी के जहर को पचा जाती है। उसे उस जहर से कोई फर्क नहीं पड़ता। परिणाम क्या हुआ? आज किसान भाई बाजार से बीटी कॉटन का पैकेट खरीदते हैं जो सादा बीज से 5 गुना महंगा है। वह इसके लिए रॉयल्टी का पैसा देते हैं और फिर खेत में गुलाबी सुंडी को मारने के लिए उन्हें दोबारा महंगे कीटनाशक छिड़कने पड़ते हैं। यानी किसान की जेब पर दोहरी मार। महंगा बीज भी खरीदा और महंगी दवाई भी डाली। तो फिर इस जीएम तकनीक का असली फायदा किसे हुआ? उस किसान को जो आज भी कर्ज में है, या उस कंपनी को जिसने अपना पेटेंट करा रखा है और हर साल अरबों रुपए कमा रही है? यहां एक और बड़ी गलती हुई जिसके बारे में शायद बहुत कम किसान जानते हैं। जब बीटी कॉटन का पैकेट आता है तो आपने देखा होगा कि उसके साथ एक छोटा पैकेट और निकलता है जिसमें सादा बीज होता है। इसे रिफ्यूज सीड कहते हैं। वैज्ञानिकों ने कहा था कि आप अपने खेत के चारों तरफ इस सादे बीज को लगाएं ताकि कुछ सुंडियां जिंदा रहें और वे बीटी वाली सुंडियों के साथ मिलन करें, जिससे आने वाली नस्ल कमजोर रहे और वह सुपर कीड़ा न बने। लेकिन जानकारी के अभाव में या लालच में ज्यादातर किसानों ने वह सादा बीज लगाना बंद कर दिया। उन्होंने सोचा कि हम सादा बीज क्यों लगाएं, उससे तो पैदावार कम होगी, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। इसी कारण से कीड़ों ने इतनी जल्दी बीटी के खिलाफ ताकत हासिल कर ली। अब तक हमने बात की कपास की। कपास एक रेशे वाली फसल है, इसे हम खाते नहीं हैं, इसीलिए इसका विरोध थोड़ा कम हुआ। लेकिन अब जो खतरा हमारे सिर पर मंडरा रहा है वह है खाद्य फसलों में जीएम का आना। सरसों, बैंगन, मक्का, सोयाबीन। जरा सोचिए, जिस तकनीक में बैक्टीरिया का जीन डाला गया है, अगर वह जीन हमारे भोजन में आ जाए तो हमारे शरीर पर क्या असर होगा? यही वह सवाल है जिस पर पूरी दुनिया के वैज्ञानिक बंटे हुए हैं। एक पक्ष कहता है कि यह बिल्कुल सुरक्षित है, हमने कई टेस्ट किए हैं। अमेरिका में लोग सालों से जीएम मक्का और सोयाबीन खा रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ। लेकिन दूसरा पक्ष, जिसमें कई बड़े डॉक्टर्स और पर्यावरणविद शामिल हैं, उनका कहना है कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उनका तर्क है कि जब हम जीएम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में नए तरह के एलर्जेंस जाते हैं। इसका दीर्घकालिक असर 20 या 30 साल बाद पता चलता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज जो कैंसर, लिवर की बीमारियां और बच्चों में अजीब तरह की एलर्जी बढ़ रही है, उसका कोई कनेक्शन हमारे बदलते हुए भोजन से हो? एचटी बीज एक मीठा जहर है। ग्लाइफोसेट घास ही नहीं, मिट्टी को भी मारता है। एक और बहुत बड़ा खतरा है जिसे हर्बिसाइड टॉलरेंस या एचटी बीज कहते हैं।
यह शब्द थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन इसे समझना हर किसान के लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। आजकल बाजार में चोरी छिपे बिना बिल के कुछ ऐसे बीज बिक रहे हैं, खासकर कपास और सोयाबीन के, जिन्हें दुकानदार घास न जलने वाला बीज कहकर बेचते हैं। वे कहते हैं कि इस बीज को लगाओ और ऊपर से ग्लाइफोसेट या राउंड अप जैसी खतरनाक दवाई छिड़क दो। पूरा खेत जल जाएगा, सारी घास मर जाएगी, लेकिन आपकी फसल हरी भरी खड़ी रहेगी। सुनने में यह बहुत सुविधाजनक लगता है। किसान को निदाई गुड़ाई नहीं करनी पड़ती, मजदूर का खर्चा बच जाता है। लेकिन किसान भाइयों, यह एक मीठा जहर है। जिस ग्लाइफोसेट दवाई को आप अपने खेत में छिड़क रहे हैं, वह दुनिया की सबसे खतरनाक दवाइयों में से एक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की कैंसर रिसर्च एजेंसी ने इसे इंसानों के लिए कैंसर कारक की श्रेणी में रखा है। कई देशों में यह दवाई पूरी तरह बैन है। जब आप यह दवाई खेत में डालते हैं तो यह सिर्फ घास को नहीं मारती, यह आपकी मिट्टी के अंदर मौजूद उन करोड़ों मित्र कीटों, केंचुओं और सूक्ष्म जीवाणुओं को भी मार देती है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। धीरे धीरे आपका खेत बंजर होने लगता है, मिट्टी पत्थर जैसी सख्त हो जाती है। और तो और यह जहर फसल के माध्यम से अनाज में आता है और अनाज से हमारे और आपके बच्चों की थाली में। पंजाब और महाराष्ट्र के कई इलाकों में जहां इसका अंधाधुंध इस्तेमाल हुआ है, वहां कैंसर के मरीज घर घर में मिल रहे हैं। क्या हम अपनी सुविधा के लिए अपनी जान दांव पर लगा सकते हैं? अब बात करते हैं भारत के कानून की। हमारे देश में कानूनन रूप से आज की तारीख में केवल बीटी कॉटन की खेती की अनुमति है। भारत में सिर्फ बीटी कपास वैध है, बाकी जीएम गैर कानूनी है। जादुई बीज मिलते हैं, दुकानदार कहता है कि किस्मत बदल जाएगी, लेकिन सच्चाई कुछ और है। इसके अलावा बीटी बैंगन, जीएम सरसों या जीएम सोयाबीन को खेत में उगाने की सरकारी मंजूरी नहीं है। जीएम सरसों, जिसका नाम DMH11 है, उस पर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच रस्साकशी चल रही है। सरकार चाहती है कि इसे मंजूरी मिले ताकि हम खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बने और विदेश से तेल न मंगाना पड़े। लेकिन विरोधी कहते हैं कि सरसों हमारे लिए सिर्फ तेल नहीं है, हम सरसों का साग खाते हैं, हम सरसों का इस्तेमाल दवा के रूप में करते हैं, हमारे पशु सरसों की खल खाते हैं। अगर इसमें कोई गड़बड़ हुई तो इसे वापस लेना नामुमकिन होगा। एक और बहुत बड़ा डर है बीज पर एकाधिकार का। पुराने जमाने में बीज स्वराज होता था, बीज किसान का था, लेकिन जीएम बीज बनाने वाली कंपनियां इन बीजों पर पेटेंट कराती हैं। पेटेंट का मतलब है कि इस बीज का मालिक वह कंपनी है। आप इस बीज को बनाकर बेच नहीं सकते। आपको हर साल, हर सीजन में उसी कंपनी की दुकान पर जाना होगा। वह कंपनी जो दाम मांगेगी आपको देना होगा। अगर कल तो वह कंपनी बीज देना बंद कर दे या दाम 10 गुना कर दे तो हम क्या करेंगे? क्या हम अपनी भोजन सुरक्षा के लिए किसी विदेशी कंपनी के गुलाम बन सकते हैं? यह डर बेवजह नहीं है। दुनिया के कई देशों में ऐसा हो चुका है। जब देसी बीज खत्म हो जाते हैं तो किसान के पास कोई विकल्प नहीं बचता। और जीएम बीजों के साथ एक समस्या यह भी है कि ये संक्रामक होते हैं। अगर आपके पड़ोसी ने जीएम सरसों लगाई है और आपने देसी सरसों लगाई है, तो हवा और मधुमक्खियों के जरिए जीएम सरसों का पराग आपके खेत में आ जाएगा और आपकी देसी सरसों भी दूषित हो जाएगी। आप चाहकर भी अपनी फसल को जीएम मुक्त नहीं रख पाएंगे। धीरे धीरे हमारी हजारों साल पुरानी देसी किस्में, जो हमारे वातावरण के अनुकूल थीं, जो कम पानी में भी हो जाती थीं, वे हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएंगी। तो अब सवाल आता है कि इस पूरे चक्रव्यूह में एक आम किसान क्या करे? क्या हम विज्ञान का विरोध करें? क्या हम पुरानी खेती पर वापस चले जाएं? नहीं, हमें पीछे नहीं जाना है, लेकिन हमें आंखें बंद करके आगे भी नहीं भागना है। टेक्निकल एग्रीकल्चर आपको 3 बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह देना चाहता है। सबसे पहली सलाह चुनाव, मिट्टी जिंदा रखें, रसायन कम करें, जैविक बढ़ाएं। अपनी मिट्टी को जिंदा रखें। जीएम हो या हाइब्रिड, कोई भी बीज तभी पैदावार देगा जब आपकी मिट्टी में जान होगी। रसायनों और खरपतवार नाशक दवाओं का प्रयोग कम से कम करें। अपने खेत में गोबर की खाद, हरी खाद और जीवामृत का प्रयोग बढ़ाए। अगर मिट्टी में कार्बन होगा तो पौधे में रोगों से लड़ने की ताकत अपने आप आएगी। दूसरी सलाह पत लें,
बीज बचाइए। जिसके पास बीज है वही राजा है। बीजों के मामले में आत्मनिर्भर बने। यह मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। अपने खेत के एक छोटे से हिस्से में, चाहे वह आधा बीघा ही क्यों ना हो, अपनी पुरानी देसी किस्मों की खेती जरूर करें। उन बीजों को बचा कर रखें। उनसे अपना बीज बैंक बनाएं। याद रखिए, आने वाले समय में जिसके पास अपना बीज होगा वही असली राजा होगा। हाइब्रिड और जीएम बीज आपको पैदावार दे सकते हैं, लेकिन वे आपको आजादी नहीं दे सकते। तीसरी और सबसे जरूरी बात, तीसरी सलाह जागरूक बनिए। बिना बिल बीज मत खरीदिए। जागरूकता। दुकानदार के कहने पर कोई भी ऐसा बीज न खरीदें जिसका कोई पक्का बिल न हो। चोरी छिपे बिकने वाले एचटी कॉटन या सोयाबीन के बीजों से दूर रहें। ये बीज थोड़े समय के लिए आपको फायदा दे सकते हैं, लेकिन ये आपकी मिट्टी को हमेशा के लिए बर्बाद कर सकते हैं। और गैर कानूनी बीज लगाने पर अगर फसल खराब होती है तो सरकार या कंपनी से आपको 1 रुपया भी मुआवजा नहीं मिलेगा। किसान भाइयों, जीएम तकनीक विज्ञान का एक बहुत बड़ा आविष्कार है। इसमें कोई शक नहीं कि इसमें संभावनाएं हैं। भविष्य में शायद ऐसे बीज आएं जो कम पानी में हो जाएं या जो खारे पानी में भी खेती कर सकें। लेकिन जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि ये बीज हमारी सेहत और पर्यावरण के लिए 100% सुरक्षित हैं, तब तक हमें सावधानी बरतनी होगी। खेती सिर्फ मुनाफे का धंधा नहीं है। खेती एक जिम्मेदारी है, पूरे देश का पेट भरने की जिम्मेदारी। और यह जिम्मेदारी तभी पूरी होगी जब हमारा अन्न शुद्ध होगा, हमारी मिट्टी पवित्र होगी और हमारा किसान स्वतंत्र होगा। यह चर्चा बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन आज के लिए इतना ही। हमने कोशिश की है कि आपको जीएम बीजों के हर पहलू, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उससे रूबरू कराएं। यह फैसला अब आपके हाथ में है। आप अपने खेत के वैज्ञानिक खुद हैं। अपनी बुद्धि और विवेक से काम लें। किसी की देखा देखी ना करें। अगर आपको यह जानकारी, यह गहराई और यह सच पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने हर उस किसान भाई तक पहुंचाएं जो खेती करता है। व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, क्योंकि एक जागरूक किसान ही एक समृद्ध भारत की नींव रख सकता है। किसान भाइयों, आपके लिए एक सही, सटीक और वैज्ञानिक वीडियो लाने के लिए हमारी पूरी टीम दिन रात मेहनत करती है। हम कई दिनों तक रिसर्च करते हैं ताकि आप तक सिर्फ वही जानकारी पहुंचे जो सच हो और आपके काम की हो। तो अगर आपको हमारी यह मेहनत और यह जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें और बेहतर काम करने का बहुत बड़ा हौसला देता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर टेक्निकल एग्रीकल्चर परिवार का हिस्सा जरूर बने। आपके मन में खेती को लेकर कोई भी सवाल है या आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं। और हां, खेतीबाड़ी से जुड़ी छोटी छोटी मगर महत्वपूर्ण अपडेट्स और रील्स देखने के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां भी हम बहुत ही शानदार जानकारी शेयर करते रहते हैं। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। जल्द मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फसलों का ख्याल रखें। जय जवान, जय किसान। नमस्कार।